हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। स्वागत है आपका हमारी एनवायरनमेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज में। एंड टुडे इज द लेक्चर नंबर 10। हमारी सीरीज का 10वां लेक्चर है जिसमें हम नेशनल एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नेशनल मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें कि इंडिया में नेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसी लेजिस्लेशंस यानी कैसे कानून बनाए गए हैं, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो अभी तक हमने अपनी इन्वायरमेंट की सीरीज़ में इन्वायरमेंट से जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बायोडाइवर्सिटी को, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं और उनको इश्यूज़ को रोकने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स और इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 10। यहाँ पे हम इंडिया में जो कानून बने हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को और अच्छा करने के लिए, उन कानूनों से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा आज का वो हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90 कि द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 वाज इनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में और मोर पर्टिकुलरली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के बारे में पूछा जा रहा है। और हमसे कहा जा रहा है कि इंडिया का जो संविधान है उससे जुड़ी हुई कौन सी प्रोविजंस को पूरा करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है। तो जो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो क्या है? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कॉन्स्ट्रूड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक राइट है आर्टिकल 21 में, दैट इज राइट टू लाइफ। तो उस राइट टू लाइफ में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसमें से एक है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट विच इज़ कंस्टिट्यूट एज अ पार्ट टू लाइफ। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो भी राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट बन गया। सेकेंड स्टेटमेंट इज की प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 275 क्लॉज 1। यानी कि इंडिया के शेड्यूल्ड एरियाज जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वेलफेयर के लिए एक प्रोविजन दिया गया है कि इंडिया में कुछ एरिया शेड्यूल्ड एरियाज होंगे और वहाँ पे अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कुछ स्पेशल मेजर्स दिए गए हैं संविधान में, तो उनको पूरा करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है कि नहीं। थर्ड वन इज की पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243A। इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडिया के संविधान में जब अमेंडमेंट हुआ और जो ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो इस ग्राम सभा को के जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उन्हें प्रोटेक्ट या उन्हें पूरा करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का गठन हुआ है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। इट इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल फॉर्म्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इंडिया के संविधान में ये प्रोविजन दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रिब्यूनल्स बना सकती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अलग अलग कामों के लिए, और उसी में से एक बना दिया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्वायरमेंट के केस में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक अलग लॉ पास करके पार्लियामेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया। तो इसका मतलब एनजीटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, यानी कि एक लॉ से बनी हुई बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का? तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट्स का कंजर्वेशन एंड सीकिंग कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस कॉज टू पीपल और प्रॉपर्टी ड्यू टू वायोलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। यानी कि इंडिया में जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो लॉज हैं उनमें से किसी लॉ का अगर वायोलेशन हो रहा है या फिर इंडिया में एनवायरनमेंट को, इन्वायरमेंटल चीज़ों को, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसके बदले क्या सजा देनी चाहिए या फिर क्या कॉम्पनसेशन, क्या भरपाई करनी चाहिए उन लोगों को, इन केसेस को डिसाइड करने के लिए ऑन अ स्पीडी बेसिस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अब आप ये भी समझिए कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो इंडिया में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट है, 2 इंपॉर्टेंट ये कानून हैं जो कि इंडिया में जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट्स में, इन 2 कानूनों के अंतर्गत होती हैं। बट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये 2 कानून ज़रूरी नहीं है अप्लाई हों, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यानी कि जो टेक्निकलिटीज़ या फॉर्मेलिटीज़ हैं सिविल प्रोसीजर कोड में और इंडियन एविडेंस एक्ट में, उन्हें सरपास करके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यूज़ करके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में स्पीडी जस्टिस दिया जा सकता है एनवायरनमेंट के केसेस में। ठीक है, और जो भी अपील होती है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनजीटी, अगर आप एनजीटी के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के पास लाई करती है। ठीक है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्पेशल पावर्स हैं।
और अब अगर हम बात करें कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, तो इसका जो प्रिंसिपल बेंच है, जहाँ पे प्रिंसिपल बेंच यानी कि जो चेयरमैन होंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, वो अलॉन्ग विद हिज पार्टनर्स जो बैठेंगे, वो होगा न्यू दिल्ली में। इसके अलावा रीजनल बेंचेस भी हैं, पुणे, भोपाल, चेन्नई एंड कोलकाता, और हर बेंच का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है। जो प्रिंसिपल बेंच है एनजीटी का दिल्ली में, उसका ज्यूरिसडिक्शन नेशनल लेवल पे है, बट जो रीजनल बेंचेस हैं कोलकाता, पुणे, भोपाल, चेन्नई में, उनका ज्यूरिसडिक्शन रीजनल है। उसके बाद जो एनजीटी का हर बेंच होता है, वहाँ पे एक जुडिशियल मेंबर और एक एक्सपर्ट मेंबर एटलीस्ट होना चाहिए। जुडिशियल मेंबर मतलब कोई रिटायर्ड जज जिसको लॉ की अच्छी जानकारी हो, एंड एक्सपर्ट मेंबर एक वो मेंबर जिसको एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई अच्छी खासी जानकारी हो, और मिनिमम 15 ईयर्स एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड लर्नड एक्सपर्ट और एक जुडिशियल मेंबर जिसे कानून की जानकारी हो। ये दो लोग मिनिमम हर बेंच पे मौजूद होने चाहिए। उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी इज अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली। जो प्रिंसिपल बेंच होगा एनजीटी का, वहां पे जो चेयरमैन बैठेगा एनजीटी का, दैट विल बी अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो दूसरे जुडिशियल मेंबर्स हैं बाकी रीजनल बेंचेस पे या फिर प्रिंसिपल बेंच में भी अगर कोई दूसरा जुडिशियल मेंबर है, तो वो रिटायर्ड जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट के। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पोजिशन हो गया एनजीटी का। इसके अलावा एनजीटी की पावर्स क्या हैं? NGT has power to hear all civil cases related to the environmental issues linked to, ये जो 7 लॉज दिए गए हैं, वाटर एक्ट ऑफ 1974, वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, एयर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ये 7 एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं जो इंडिया में एनवायरनमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हैं। इनसे जुड़े हुए जो भी सिविल केसेस हैं वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पावर की, कॉम्पोजिशन की, और एनजीटी का जो लॉस है वो हमने देख लिया। कहीं भी ये बात नहीं आ रही कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एनजीटी बना है, ये एनवायरनमेंट एज अ होल को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। और लोकल गवर्नमेंट यानी ग्राम सभा या ऐसी जुड़ी हुई कोई चीज़ें भी एनजीटी से कोई वास्ता नहीं रखती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से पढ़ें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो हमारा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे इन्फोर्स करने के लिए एनजीटी का गठन हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज या फिर ग्राम सभा, इन दोनों चीज़ों के लिए अलग लॉज बने हुए हैं। ग्राम सभा के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया है और शेड्यूल्ड एरियाज के लिए कुछ अलग लॉज बने हुए हैं, इनका कोई वास्ता नहीं है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 ओनली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ इज दी एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम दी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीपीसीबी। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एनजीटी है इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वेयर एज द सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि एनजीटी को एक एक्ट, एक कानून पास करके बनाया गया है और सीपीसीबी को किसी कानून से नहीं बनाया गया, इसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सीपीसीबी को बना दिया। नहीं, ये सही है या नहीं ये हम देखेंगे। उसके बाद एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट, whereas CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एनजीटी है वो एनवायरमेंट जस्टिस दे रहा है, यानी कि न्याय प्रोवाइड कर रहा है। एनवायरमेंट से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो आप अपनी कंप्लेंट दीजिए, उस पर काम होगी, कार्रवाई होगी, आपको न्याय दिया जाएगा। ये काम है एनजीटी का। जबकि जो सीपीसीबी है इसका काम क्या है कि स्ट्रीम्स, वेल्स यानी वाटर सोर्सेस और एयर को साफ रखना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। यहाँ पे कोई जस्टिस वाला काम नहीं है सीपीसीबी में, ये बात की गई है सेकंड स्टेटमेंट में। तो आइए देखते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। हमने एनजीटी के बारे में तो काफ़ी जानकारी ऑलरेडी ले ली है, अब हम बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी सीपीसीबी जो है वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या नोटिफिकेशन से नहीं बनी है, ये भी एक्ट पास करके ही बनी है। ठीक है, तो कौन सा वो एक्ट है? एस्टैब्लिश्ड इन 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ठीक है, 1974 में ही जो इंडिया में वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्ट्स बने थे, एनवायरनमेंट के केस में, उसमें से एक है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इसे शॉर्ट में वाटर एक्ट भी कहते हैं या वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी कहते हैं। तो इस एक्ट के अंदर सीपीसीबी का गठन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 1981 में
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, यानी कि जैसे कि वाटर का एक्ट बना था 1974 में, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 81 में एक्ट आया था, तो सीपीसीबी के पास 81 वाले एक्ट की भी पावर्स दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीपीसीबी इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक लॉ के अंदर बनी गई बॉडी है। और सीपीसीबी की क्या फंक्शंस हैं ये भी देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के भी कानून बने हुए हैं, मेजर्स, रूल्स बने हुए हैं, उन्हें इन्फोर्स करना काम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ये एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तीनों तरह के पॉल्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ों को देखता है। इसके अलावा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, देयर आर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं, और इन दोनों में काफ़ी कोलैबोरेशन रहता है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हेल्प करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनके जो भी काम है उनको पूरा करने में, और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो हेल्प करते हैं सीपीसीबी की इन इट्स ओन फंक्शंस। तो जो सीपीसीबी है इसके इको सिटी प्रोग्राम होते हैं। अर्बन एरियाज जो कि इंडिया में टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, कुछ सिलेक्टेड टाउन्स और सिटीज़ में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सीपीसीबी इको सिटी प्रोग्राम चलाती है, जहाँ पे कुछ टाउन्स और सिटीज़ को सिलेक्ट करके वहाँ पे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दों को दूर किया जाता है। इसके अलावा सीपीसीबी ऑल ओवर इंडिया जितने भी तरह के वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट हो, सीवेज वेस्ट हो, मेडिकल वेस्ट हो, ई वेस्ट हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, इन सारे वेस्ट को डील करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए जो रूल्स हैं वो भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं। एंड इंडिया में पॉल्यूशन से जुड़े हुए जो भी डाटा है, स्टेटिस्टिक्स है, उसे भी मेंटेन करना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है। इंडिया में जो एयर क्वालिटी है उसे भी मॉनिटर करता है सीपीसीबी, वाटर क्वालिटी को भी मॉनिटर करता है, और इससे जुड़ा हुआ सारा डेटा भी मेंटेन करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इस क्वेश्चन को अगर हम आंसर करें तो अब हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज एनजीटी भी स्टैट्यूटरी बॉडी है और सीपीसीबी भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, दोनों को लॉज के अंदर बनाया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज एनजीटी जस्टिस दे रहा है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, और जो सीपीसीबी है वो इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहा है, वो क्लीनलीनेस और इंश्योर कर रहा है एयर की और वाटर की, और जितनी भी लेजिस्लेशन बन चुकी है एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई उनको देखना कि वो इंप्लीमेंट हो रही हैं, ये काम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी whose permission is required for the cultivation of any genetically modified crop such as BT cotton in India is under the Union Ministry of Agriculture, Environment and Forest, Commerce and Industry और Rural Development। तो इसमें पूछा गया कि एक कमेटी है, नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इस कमेटी का एक काम हमें बताया गया कि इसका काम है परमिशन देना इंडिया में किसी भी तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए जो परमिशन है वो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से मिलती है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअली ऑप्शन बी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये जो कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर बनी हुई है। It is the apex body under the rules for manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms और genetically engineered organisms और cells of 1989। 1989 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए थे, ये पूरा आप नाम देख सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल्स गवर्न करते हैं इंडिया में किसी भी तरह का जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या हैजार्डस ऑर्गेनिजम्स, उनका यूज़, उनका कल्टीवेशन, उनका एक्सपोर्ट, उनका इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें गवर्न की जाती हैं इस रूल्स के द्वारा। और इस रूल्स के अंडर जो एपेक्स बॉडी है, टॉप बॉडी है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में बना था, ये अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंडर ये रूल भी आता है और ये बॉडी भी आती है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आ रहे हैं ये रूल्स, और इन रूल्स के अंदर बनाया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को। इस कमेटी के फंक्शंस क्या हैं? तो एक फंक्शन हमने क्वेश्चन में देख लिया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो रही है, तो उसके लिए परमिशन देना काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का। सो जो भी हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका यूज़, उनका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों के लिए अप्रूवल चाहिए होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से। ये उन सारे प्रपोजल्स को चेक करती है एंड उसके बाद परमिशन देती है। और इस कमेटी के पास ये पावर्स भी हैं कि प्यूनिटिव एक्शन भी लिया जा सकता है अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई भी लोग इस कमेटी के
दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते, उसके खिलाफ काम करते हैं या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ काम करते हैं, तो इस कमेटी के पास ये भी पावर है कि प्यूनिटिव एक्शन भी ले सकती है, किसी तरह की पनिशमेंट भी रिकमेंड कर सकती है, दे सकती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। तो हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं रिगार्डिंग एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। पहली स्टेटमेंट क्या है कि एनबीए चेक्स दी बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेस साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स की जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जुड़ी हुई जो भी रिसर्च है उसको मॉनिटर करना और सुपरवाइज करना भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का काम है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। अभी जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में पढ़ा, ये काम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उनसे जुड़ी हुई रिसर्च उसको मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, उनसे जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना इज द वर्क ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो एनबीए का कोई रोल यहाँ नहीं आता। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए। यानी कि कोई भी जेनेटिक या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनसे जुड़ा हुआ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब किसी भी तरह का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इसको नहीं अप्लाई किया जा सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एनबीए के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ते हैं। तो what is NBA, National Biodiversity Authority? It is actually a statutory body established in 2003 to implement India's Biological Diversity Act of 2002. 2002 में इंडिया में एक एक्ट बना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। उस एक्ट के अंडर इस बॉडी का गठन हुआ और इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट परफॉर्म्स फैसिलिटेटिव, रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट ऑन इशू ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो इसको आप समझिए कि इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंजर्वेशन करना। कंजर्वेशन किसका? बायोडाइवर्सिटी का। इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट बायोडाइवर्सिटी हो, एनिमल बायोडाइवर्सिटी हो, उसे प्रोटेक्ट करना काम है। उसके बाद उनका सस्टेनेबल यूज, जो भी बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज हैं उनका यूज हो रहा है, उसका यूज सस्टेनेबल हो और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो, ये भी काम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी का कि इंश्योर करे कि सस्टेनेबल यूज हो रहा है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। यानी कि अगर किसी भी बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्स का यूज किया जा रहा है तो उसे जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं उन बेनिफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए, यानी कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंडिया में बहुत सारी हर्ब्स हैं जिन्हें हम आयुर्वेद के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हर्ब्स जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करती हैं, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। तो इस एनबीए का क्या काम होगा कि एक तो इंडिया में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स कल्टीवेट हो रही हैं वो बची रहें, उनका यूज जो इंडस्ट्रीज करेंगी ड्रग्स को बनाने के लिए वो यूज सस्टेनेबल हो, उस यूज की वजह से सारी हर्ब्स खत्म ना हो जाएं, और उन यूज की वजह से जो भी इनकम जनरेट हो रही है, जो भी फायदा हो रहा है, वो सिर्फ इंडस्ट्रीज तक ना हो, उसका फायदा लोकल लोगों तक भी हो जो कि इन हर्ब्स को कल्टीवेट करने में हेल्प कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये मतलब है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स का, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम एनबीए के फंक्शंस की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी की कैसी हो सके, सस्टेनेबल यूज कैसा हो सके और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स कैसे हो सके, इसके लिए एडवाइस देना इज द वर्क ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। एक इंपॉर्टेंट काम है टू ग्रांट द अप्रूवल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडिविजुअल किसी बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज से जुड़े हुए, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो या इनसाइड इंडिया हो, कोई भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का रिसोर्स जो कि इंडिया से लिया गया है, उसके लिए अगर आपको आईपीआर फाइल करना है तो आपको एनबीए का अप्रूवल चाहिए। यहाँ पे समझिए, अब वो अप्रूवल आपको चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी, अगर यूएसए की भी कोई कंपनी इंडिया से जुड़े हुए किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स में अपना आईपीआर चाहती है, कल को कोई बायोलॉजिकल कोई कंपनी, ड्रग कंपनी यूएस की अगर आईपीआर देना चाहे कि तुलसी को यूज़ किया जाता है ड्रग्स में और ये हमारा प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और एसोसिएटेड नॉलेज फॉर रिसर्च, बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन,
commercial utilization, obtaining IPR एंड ट्रांसफर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च एंड ट्रांसफर ऑफ एक्सेस्ड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। यानी कि इंडिया में जितने भी बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स या एनिमल्स से जुड़े हुए, उनसे जुड़ी हुई रिसर्च, उनका सर्वे, उनका डेटा कलेक्ट करना, उनसे जुड़े हुए IPR को प्रोवाइड कराना, उनसे जुड़ी हुई रिसर्च को इंडिया के बाहर ट्रांसफर करना, या फिर बाहर में जो रिसर्च हुई है इन रिसोर्सेज जुड़ी हुई, उस रिसर्च को मॉनिटर करके इंडिया में लाना, ये सारा फंक्शन है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन इंडिया। इस क्वेश्चन पे अगर हम आए तो अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो फंक्शन था कि बायोपायरेसी को रोकना और इंडिजिनस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, ये एनबीए का काम है। हमने अभी देखा कि इंडिया के बाहर उन रिसोर्सेज को लेके जाना, उनको लेके आना, ये एनबीए की परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमने देखा जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का काम है, एनबीए का काम नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट, आईपीआर के लिए आपको अप्रूवल चाहिए एनबीए से। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 and 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस डज नॉट डील विद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमें 4 लेजिस्लेशन दी गई हैं, वाटर सेस एक्ट ऑफ 77, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 91 एंड पोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 97। तो इनमें से कौन सा एक्ट है जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन से कंसर्न्ड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम इंडिया में जो मेजर ऐसे एक्ट्स हैं इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, उनके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त करते हैं, उनके बारे में एक बार पढ़ते हैं। तो पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977। सो ये एक्ट क्या कहता है, 1977 में बना, to provide for levy and collection of a cess on water consumed by persons carrying on certain industries and by local authorities with a view to augment the resources of central board and state board for prevention control of pollution। तो हमने अभी देखा था कि CPCB का गठन हुआ था वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले। तो सीपीसीबी के रिसोर्सेज को उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, वाटर सेस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी लोग वाटर का यूज करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे लोकल बॉडीज हो, वो सम अमाउंट ऑफ सेस देती है गवर्नमेंट को, कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स, एक फॉर्म ऑफ टैक्स देती है गवर्नमेंट को वाटर यूज करने के लिए, और उस टैक्स को यूज किया जाता है वाटर जो सीपीसीबी बनी है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने हैं अंडर द वाटर पोल्यूशन एक्ट, उसको फाइनेंस करने के लिए हम वाटर सेस एक्ट को लाया गया था। तो ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ एक्ट है। अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करें, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। It was enacted for restricting the use of forest land for non-forest purposes and prevent the clear felling of natural grown trees. It restricts the leasing of forest land to private individuals, authority, corporations not owned by the government. तो इंडिया में फॉरेस्ट लैंड जो भी है, वहाँ पे जो भी ट्रीज हैं या वाइल्ड प्लांट लाइफ है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया। इस एक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट लैंड पे आप कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते और फॉरेस्ट लैंड पे ट्रीज को भी नहीं फेल कर सकते, नहीं गिरा सकते। इसके लिए आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिए होती है गवर्नमेंट से। तो ये अगेन एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ एक्ट है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो कि 91 में लाया गया, ये भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ एक्ट है, बिकॉज ये एक्ट एक तरीके की इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द पर्सन्स जिनको किसी भी इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट की वजह से कोई नुकसान पहुंचा है, यानी कि कोई इंडस्ट्री या किसी एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इससे लोकल पॉपुलेशन पे को नुकसान हुआ, उन पे इम्पैक्ट पड़ा, तो उनको कॉम्पनसेशन देने के लिए एज एन इंश्योरेंस पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट को लाया गया। तो ये भी एक तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एक एक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, जो कि 1960 में लाया गया, जो कि इंडिया में एनिमल्स हैं उनके साथ ह्यूमेन बिहेवियर हो, उनके साथ कोई अननेसेसरी क्रूएलिटी ना हो, उनको पेन ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1972 में लाया गया। क्यों? एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स, जो वाइल्ड एनिमल प्लांट्स बर्ड्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी है, ये सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए ही नहीं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी है, पेट एनिमल्स के लिए भी है। किसी भी तरह के जानवर के प्रति कोई भी क्रूएलिटी हो तो उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट है, और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है।
इस एक्ट के अंतर्गत नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दो स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए। सो जो भी नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, मरीन रिजर्व्स, ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये सारे एरियाज भी जो बनाए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ही अंतर्गत किए जाते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो, लैंड पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, हर तरह के पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ ये एक्ट है। ये प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है कि पॉल्यूशन को कैसे मॉनिटर किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, क्या चीज़ें परमिटेड हैं जो पॉल्यूशन को ज़्यादा नहीं करती, क्या एक्टिविटीज़ परमिटेड नहीं है जो पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से। इसके अंतर्गत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड इको सेंसिटिव जोन्स, ये दो चीजें हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आए तो हमने देखा वाटर सेक्स एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये तीनों एक्ट बने हुए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो पोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट है ऑफ 1997, ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ एक्ट नहीं है। ये एक्चुअली जो पोर्ट्स हैं इंडिया के, जितने भी मेजर और माइनर पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ कानूनों को अमेंड करने के लिए 1997 में पोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसका कोई डायरेक्ट बियरिंग नहीं है जो पोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट है उस पर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। हमें वही एक्ट बताना था जो कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Animal Welfare Board of India is established under the Environment Protection Act of 1986। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने देखा कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत बना हुआ है, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं बना। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन द सेकंड स्टेटमेंट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बात बिल्कुल सही है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 72 का, उसके अंदर हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। फिर बात आ गई नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये एक अथॉरिटी है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसको प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चेयर करता है। ये थर्ड स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ऑलरेडी ए एंड डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बी और सी ऑप्शन में हम जानते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ये अगर हमें पता होगा तो हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की। ये दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं एनवायरमेंट से जुड़ी हुई। तो जो एनटीसीए है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2005 और 2006 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे इंक्लूड करके अगेन इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। अब जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है यूनियन गवर्नमेंट में, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर होगा, वो चेयरमैन होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। और इसके जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उनके अलावा देयर आर वेरियस एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स जो भी इस अथॉरिटी का पार्ट होते हैं। ये जो बॉडी है ये टाइगर कंजर्वेशन को, ऑब्वियसली इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, और जितने भी टाइगर रिजर्व्स घोषित हुए हैं इंडिया में उसके लिए अप्रूवल भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से ही मिलता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी गाइड करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन देयर कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर कंजर्विंग द टाइगर पॉपुलेशन। इसके अलावा ये जो बॉडी है ये एक एनुअल रिपोर्ट भी निकालती है जो कि हर साल पार्लियामेंट के सामने दोनों हाउसेज में प्रेजेंट भी की जाती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। अब अगर हम बात करें नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की, तो इट इज़ अ फाइनेंसिंग, planning, implementing, monitoring and coordinating authority for the Ganga River functioning under the Water Resource Ministry of India। जो इंडिया में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है उसका नाम भी अब ये है द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री के अंडर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी आती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इस एक्ट के अंडर हमने इस अथॉरिटी का गठन किया है। इसमें टोटल 23 मेंबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं इस अथॉरिटी के। उनके अलावा वो सारे स्टेट्स जहां से गंगा फ्लो करती है, उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल तक, उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी पार्ट होते हैं। एंड सेंट्रल जो कैबिनेट है उसके भी कई मिनिस्टर्स पार्ट होते हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के। और जो भी नेशनल लेवल पे गंगा से जुड़े हुए कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनको डिवाइस करना, उनकी इंप्लीमेंटेशन करना, ये सब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का ही काम है। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमने देखा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है।
NGRBA is chaired by the Prime Minister. So the third statement is correct. Second statement is also correct. The correct answer is option B, 2 and 3 only. अब ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के इन 3 फीचर्स में से कौन से फीचर्स सही हैं. फर्स्ट वन इज रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. It spearheads the river conservation efforts at the national level, and one of the chief minister of the states through which Ganga flows becomes the chairman of NGRBA on a rotation basis. तो आपको कमेंट्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. ये स्टेटमेंट आप अब याद करिए, ये गलत है, बिकॉज अभी हमने देखा कि इको सेंसिटिव जोन्स वो डिक्लेयर किए जाते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो कि 1986 का एक्ट है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इको सेंसिटिव जोन्स नहीं बनाए जाते. Second statement is the purpose of declaration of eco-sensitive zone is to prohibit all kinds of human activities in these zones except agriculture. यानी कि जो इको सेंसिटिव जोन बनाए जाएंगे वहां पे एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी और ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं की जाएगी. तो आइए देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ये एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि कुछ एरियाज को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि वहां पे इंडस्ट्रीज, ऑपरेशंस या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज विल नॉट बी कैरिड आउट बिकॉज उस एरिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर एनवायरनमेंट का जो यूज़ हो रहा है उस एरियाज में एनवायरनमेंट कंपैटिबल लैंड यूज़ है, यानी कि वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो लैंड यूज़ हो रहा है वो सही है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं करनी चाहिए, या फिर वो एरिया किसी प्रोटेक्टेड एरिया से, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन रिजर्व्स के काफ़ी करीब है, इसलिए वहां पे ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए. तो इन सारी कंसिडरेशन को ध्यान में रख के सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को डिक्लेयर कर सकती है कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिट रहेंगी और उन एरियाज को इको सेंसिटिव जोन्स कहा जाता है. ये बात आप ध्यान रखें कि ईपीए में इको सेंसिटिव जोन्स ये टर्म मेंशन नहीं है, वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर्स दी गई हैं और इन पावर्स को यूज करके इको सेंसिटिव जोन बनाए जाते हैं. ठीक है, ये पावर्स ईपीए से मिली हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से नहीं मिली हैं, इसलिए इको सेंसिटिव जोन्स को हम कहेंगे कि ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स के ही अंतर्गत आते हैं. सो द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज. गवर्नमेंट ने ऐसे कई एरियाज ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं. ऐसे एरियाज वेस्टर्न घाट्स में कई हैं, ऐसे एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, हिमालयन स्टेट्स में है, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट कि यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटीज अलाउड होंगी और कुछ एक्टिविटीज अलाउड नहीं होंगी. तो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसा नहीं है कि बैंड है, एग्रीकल्चर ऑब्वियसली अलाउड है. इसके अलावा टूरिज्म हो गया, हॉट एयर बलून्स, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स को बनाना, टेलीकॉम टावर्स को लगाना, छोटे इंडस्ट्रीज को लगाना जो कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट ना करती हो, ऐसे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं. ठीक है, तो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बैंड नहीं होती इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में. तो इस क्वेश्चन में अगेन हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग थी क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट द करेक्ट एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बिकॉज सारी ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोहिबिट नहीं है, एग्रीकल्चर के अलावा और भी कई एक्टिविटीज हैं जिनकी परमिशन है कि इको सेंसिटिव जोन में ये एक्टिविटीज की जा सकती हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. विद रेफरेंस टू द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जुड़ी हुई कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये हमें बताना है. तो फर्स्ट वन इज इट इज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आता है. ये गलत है बिकॉज BNHS इज अ NGO. ठीक है, ये किसी गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली नहीं आ रहा. गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली कुछ फाइनेंस किया जाता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को, बट इसकी सारी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आ रहा. इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Then second is it strives to conserve nature through action-based research, education and public awareness. This statement is correct. And third statement is it organizes and conducts nature trail and camps for the general public. ये statement भी बिल्कुल correct है. Our correct answer will be option C, 2 and 3. तो जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. 1883 से ही इसका गठन हो चुका है, यानी कि काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट NGOs इन इंडिया जो कि इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन में और रिसर्च में लगी हुई हैं.
इसके अलावा ये जो BNHS है ये ग्रांट्स देता है साइंटिस्ट को, एक्टिविस्ट को, और जर्नल पब्लिश करता है जहाँ पे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए डेटा और रिसर्च को पब्लिश किया जाता है। मैनी important and famous environmental activists like सलीम अली एंड डिलन रिपली वो एक्टिविस्ट इस BNHS के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे नेशंस में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। और इंडिया में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का जो पार्ट है दैट इज BNHS, ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की। सो इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो उसने BNHS को भी डिक्लेयर किया है कि एक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है, बिकॉज BNHS सिर्फ कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं करती है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई रिसर्च भी करती है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड देयर इज ऑल्सो वन वेटलैंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन दी चिलिका लेक ओडिशा, ठीक है। तो BNHS हमने देखा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO है, बट गवर्नमेंट की तरफ से भी और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बहुत सारे एफर्ट्स जो किए जाते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ एसोसिएटेड रहता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब आते हैं हमारे आपके होमवर्क क्वेश्चन पे। इसमें आपको बताना है कि द गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड द कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, गंगा एक्शन प्लान, लिंकिंग ऑफ रिवर्स और द प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों गाडगिल कमेटी एंड कस्तूरीरंगन कमेटी ये दोनों रिपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपको कमेंट्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स: इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, कस्टम्स एक्ट ऑफ 62 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। विच ऑफ द अबव एक्ट्स हैज रेलेवेंस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री? तो आपको बताना है कि इन सारे एक्ट्स में से बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक्ट एसोसिएटेड है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपने क्वेश्चन देखा तो अब आपको ये सारे एक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आपको यहाँ गेस करना है ऑप्शंस को यूज करके भी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये एक्ट हेल्प कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट की, तो आप समझिए कि ये एक्ट क्या करेगा, इंडिया से हो रहे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इनको रेगुलेट करने वाला है। तो बायोडाइवर्सिटी जो इंडिया की है, इंडिया के वेरियस एनिमल्स, प्लांट्स, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है ना कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट के अंदर ही आए। इसके अलावा माइनिंग मिनरल डेवलपमेंट, ये आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि इंडिया में जो भी माइनिंग हो रही है उसका रेगुलेशन कैसे होगा, ये भी तो बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट डाल सकता है। अगेन कस्टम्स एक्ट, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट कंट्रोल कर रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, जो कस्टम्स एक्ट है वो इंडिया के कस्टम्स लॉज को गवर्न करता है कि जो भी चीज़ें इंडिया में बाहर की कंट्रीज से आ रही हैं उन पे क्या कस्टम चार्जेस लगने चाहिए और कौन सी चीज़ें अलाउड होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो ये भी तो बायोडाइवर्सिटी पे बेरिंग डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इंडिया में कोई इंडेंजर्ड प्लांट है उसे बाहर नहीं लेके जा सकते इंडिया से, या बाहर की कंट्री से कोई इंडेंजर्ड प्लांट को वापस इंडिया नहीं ला सकते। तो ये सारी चीज़ें कस्टम्स एक्ट से ही तो कंट्रोल होंगी। एंड देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो आप मान सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो ऑब्वियसली एसोसिएटेड होगा ही। तो इसलिए इनफैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 1, 2, 3 and 4, all these 4 laws they have an impact on the biodiversity conservation in the country. But आपकी हेल्प के लिए I have listed all the central acts and rules with relevance to biodiversity conservation. इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा वेरीड होती है, अलग अलग फॉर्म्स में मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और इन सारे लॉज को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। फिशरीज एक्ट से लेके शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इन सारे एक्ट्स में कोई ना कोई प्रोविजंस ऐसी हैं जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इन सारे एक्ट्स को तो एक बार ज़रूर पढ़िए। इनसे जुड़ी हुई जो प्रोविजंस हैं, इन एक्ट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाया गया है इनका, और बायोडाइवर्सिटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये एक्ट, ये सब आप अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर इंक्लूड करिए, बिकॉज ऑल दीज एक्ट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल। तो सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक गीजर, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स, इन तीनों में से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेबल कहाँ पे देखने को मिल सकता है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की। ये इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि 2002 में बनाई गई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। ठीक है, तो जो बीई है इट इज काइंड ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बनाई गई। इसके फंक्शन क्या है कि इंडिया में एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना, जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज करें, एनर्जी कंजर्व कर सकें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। सो इट डेवलप्स प्रोग्राम्स विच विल इंक्रीज द कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। Its mission is to institutionalize energy efficiency services, enable delivery mechanisms in the country and provide leadership to energy efficiency। यानी एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़े हुए जो डिफरेंट काम है उन सबको मॉनिटर करना, उन्हें प्रमोट करना इज द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो एक इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इसका दैट इज द टू प्रोवाइड एनर्जी रेटिंग, एनर्जी लेबल और एनर्जी रेटिंग बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कि हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किस तरीके से एनर्जी को यूज कर रहा है, वो कितना एफिशिएंट है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अलावा बिल्डिंग्स को भी एनर्जी रेटिंग दी जाती है, इंडस्ट्रीज को भी एनर्जी रेटिंग दी जाती है कि कहाँ पे एनर्जी को कितना एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है। तो जो एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल है इट कैन बी गिवन टू ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इट कैन बी गिवन टू इंटायर बिल्डिंग्स, इट कैन बी गिवन टू इंटायर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हर जगह जहाँ एनर्जी का यूज हो रहा है वहाँ पे आप एनर्जी एफिशिएंसी लेवल को दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक गीजर एंड ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स, तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, तीनों इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और तीनों में 1 2 3 हर जगह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है अपना स्टार लेवल देती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी which of the following is correct? It is a public limited government company and it is a non-banking financial company। तो ये जो IREDA है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि फाइनेंस करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है उन प्रोजेक्ट्स को जो रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, यानी कि सोलर पावर, विंड पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर से जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, बायोमास पावर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंस करना इज द वर्क ऑफ IREDA। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आने वाली एक बॉडी है। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एंड इट इज ऑल्सो अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। So in this question both of these statements they are correct, C both 1 and 2, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी भी है और एक NBFC भी है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने इंडिया में जो नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशंस हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को आज यहाँ डील किया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने एनवायरनमेंट से जुड़े हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, बट टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।